Good morning, children. Today we'll study class 7th history, chapter 3, the Delhi Sultans. फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया किस तरीके से अलग अलग दिल्ली सुल्तान का जो किसने किसने पहले नेटिव रूलर्स थे, उसके बाद पूरा दिल्ली सल्तनत का टाइम आया जब अर्ली तुर्किश रूलर थे, खलजी डायनेस्टीज़, तुगलक डायनेस्टीज़ और सईद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी ने मिलकर क्या बनाया था, दिल्ली सल्तनत का ये पूरा टाइम पीरियड था। हमने रजिया सुल्तान के बारे में देखा है ना। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गैरिसन टाउन टू अम्पायर किस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत था उनका एक्सपेंशन हुआ है ना, किस तरीके से वो आगे बढ़े, वो पूरा एक्सपैंड कैसे हुआ, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू अम्पायर, देखिए गैरिसन टाउन मतलब क्या होता है। गैरिसन टाउन मतलब उनका एक एरिया विच हैज़ हाईली फोर्टिफाइड एंड सोल्जर यूज टू लिव देयर। एक मान लीजिए जैसे कि एक उनका जैसे गैरिसन टाउन, जैसे हम बोलते हैं कि उन लोग खाली से पहले कहाँ रहते थे, उनका दिल्ली में वो रहते थे है ना, कहाँ रहते थे वो, दिल्ली में रहते थे। अब जैसे कि ये अपन का एरिया मान लीजिए है ना, एक ये एरिया अपन का इधर से टॉप में इधर जा रहा है इधर, तो उनका एरिया मान लीजिए जैसे ये वेट अ मिनट आई विल टीच। देखिए जैसे कि फोर्टिफाइड एरिया किसको बोला जा रहा है, जैसे कि एक एरिया विच हैज़ हाईली फोर्टिफाइड, ऐसा किला, जब मतलब एक एरिया ऐसा बना दिया था जिसमें बहुत सारा, उसमें क्या उन्होंने पूरा फोर्टिफाइड मर दिया, मतलब किला बना दिया और वहाँ पे राजा, वहाँ पे सोल्जर्स और उनकी सारी चीज़ें वहीं रहती थी। जैसे अब जैसे ये एक फोर्टिफाइड एरिया बना दिया इन्होंने यहाँ पे, ये जो दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली में उन्होंने अपना एक एरिया बना लिया है ना, गैरिसन एरिया, कि वो दिल्ली के पूरे उन्होंने एक बड़ा सा किला विला बना लिया, उसके अंदर में उनका मार्केट बोलिए, उनके सिपाही बोलिए, उनके सब कुछ, राजा, उनके बच्चे सब वहीं उसी एरिया में रहने लग गए। एक उनका फोर्टिफाइड एरिया दिल्ली में हुआ, गैरिसन एरिया दिल्ली में, मतलब एक सीमित जगह थी ना, गैरिसन तक वो सीमित भी थे। लेकिन अब उनका जैसे गैरिसन दिल्ली में ही था, तो गैरिसन का मतलब फिर से समझिए, एरिया विच वाज हाईली फोर्टिफाइड एंड सोल्जर्स यूज टू लिव देयर, वहाँ पे राजा, सोल्जर सबको एक साथ रहा करते थे, ठीक है। तो उनका एरिया क्या था, अब उन्होंने क्या किया, जैसे पहले उनका गैरिसन एरिया मान लीजिए दिल्ली में था, एक सिंध में था और एक बंगाल में था, बंगाल में है ना। तो उन्होंने क्या किया, उससे उन्होंने उसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड मतलब उसको और बढ़ाते गए। ये फिर वो धीरे धीरे ये कब्जा, मतलब पूरा देखिए सिर्फ इतने एरिया में रह रहे थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे इसको कैसे अम्पायर में, बड़े अम्पायर में चेंज कर लिया, एक्सपेंशन कर लिया उसका। तो यही हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। देखिएगा, इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रियली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसन, मतलब ये बताया गैरिसन, तो वो लोग क्या है, तो गैरिसन तक ही सीमित थे, अपने अपने गैरिसन में ही वहाँ पे वो रहता करते थे। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ एंड वेयर देयर फोर डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड द प्लंडर ऑफ द फॉर द सप्लाईज। अब क्या हुआ कि वो क्या थे कि पूरा उनका जो गैरिसन टाउन में ही उनका बड़ा सा मतलब वो गैरिसन टाउन में ही रहा करते थे। तो उसके बाद क्या होते थे, और लेकिन उनका जो था, उनका आप बोलिए कि उनका कंट्रोल किस पे नहीं था, जो उनके हिंटरलैंड है। हिंटरलैंड मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये किनका, ये गैरिसन टाउन है, मान लीजिए ये एरिया है दिल्ली का एरिया, और इसके ये यहाँ पर इन्होंने अपना गैरिसन टाउन बनाया हुआ है, लेकिन इसके आसपास की जो जगह है, इसके अगल बगल की, इसको बोलते हैं हिंटरलैंड, ठीक है। तो इसके आसपास की जगह है, ये हिंटरलैंड है, जहाँ से क्या होता था, हिंटरलैंड ऑफ द सिटी एंड वेयर देयर, और जो जहाँ से क्या होता है, इंटरलैंड सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और ए पोर्ट दैट सप्लाई विथ गुड्स एंड सर्विसेज। हो सकता है देखिए हमारे एरिया में भी, जैसे हमारा आसपास का एरिया है, यहाँ से बाहर से दूध आता है, सब्जी वाले लोग सब्जी बेच के जाते हैं ना, दूर से हमारे एरिया से आते हैं कि नहीं। तो यहाँ लेकिन उनका कंट्रोल अपने जो ये हिंटरलैंड था इस पर भी नहीं था उनका कंट्रोल, ये गैरिसन एरिया था, और गैरिसन एरिया के बाहर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। किसका, दिल्ली सल्तनत वगैरह का उनका कंट्रोल ही नहीं था इस पर, ठीक है।
तो वो क्या चाहते थे इस समय कि क्योंकि यहाँ से देखो गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट तो है जगह, लेकिन क्योंकि यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज आ सकती हैं, लेकिन वो उनको उनका कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर। और लेकिन इसलिए उनको क्या करना पड़ता था, वो ट्रेड पे डिपेंड रहते थे कि कोई कोई ट्रेड करने आएगा तब हम चीज़ें लेंगे उनसे, या ट्रिब्यूट, या फिर वो कोई डर के उनसे उनको सामान दे के चला जाए, है ना, डर के मारे, या प्लंडर, वो लूट पाट करके वहाँ से चीज़ें लेकर आते थे। वो लोग ऐसा करते थे उस समय। तो फिर इन्होंने से जो सुल्तान्स वगैरह से उन्होंने सोचा कि कितने दिन तक हम इस तरीके से लूटपाट और ये सब करेंगे, है ना, अपने कितने दिन तक हम चला सकते हैं ऐसा, कितने दिन तक हम चला पाएंगे ऐसा। तो उनके लिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए कि अपने जगह को एक्सपैंड करना चाहिए, हमको फैलाना चाहिए, बहुत दूर तक हमको जाना चाहिए, ठीक है। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन द डिस्टेंस, तो जब उन्होंने ऐसा सोचा कि हमको और दूसरी जगह तक कंट्रोल करना चाहिए, अपने गैरिसन टाउन से निकलकर हमको और फैलना चाहिए। मैंने बताया कि जैसे कि वो सिंध तक थे और इधर बंगाल तक उनका गैरिसन टाउन था ना, तो वो चाहते थे कि और हम फर्दर इसको आगे इसको कर सकें। तो उनको लगा कि ये जो सिस्टम था जो गलत था, कि ये क्या करते थे ट्रेड के लिए, उन पे हिंटरलैंड का कंट्रोल नहीं था, तो ये ट्रेड के लिए या तो ट्रिब्यूट जो उनको डिपेंड कैसे रहते थे, ट्रेड पे डिपेंड रहते थे, या ट्रिब्यूट पे, या प्लंडर पे, या लूटपाट करते थे ये लोग। तो उनको लगा कि ये सिस्टम जो है वो बहुत ही गलत है ये, बट इस जो सिस्टम है, देयर वाज प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम, उनको ऐसा लगा। तो उन्होंने क्या सोचा, क्या प्रॉब्लम थी इस सिस्टम में जो ये चला रहे थे, उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी ये हम देखते हैं। फिर इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, देखिए, जो ये उनको कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन द डिस्टेंस ऑफ, देखिए उनका कहाँ था, मैंने बताया उनका गैरिसन टाउन एक सिंध में था, दिल्ली में था, एक सिंध में था और एक बंगाल में था। तो उसको कंट्रोल करना उनके लिए क्या होता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था, है ना। एक दूर दूर गैरिसन टाउन थे उनके, तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट, उनको क्या डिफ़िकल्ट होती थी, रिबेलियन। रिबेलियन क्या था, रिबेलियन बाय द लोकल लोकल एंड गवर्नेंस, जो वहाँ के जो लोकल लोगों थे उनके बीच, जो बीच में जो लोग मिल रहे हैं मान लीजिए, है ना। तो अब यहाँ से वो दिल्ली है, दिल्ली से उनका मान लीजिए वो दिल्ली में है, और दिल्ली से वो इधर दिल्ली में है मान लीजिए, यहाँ दिल्ली में है वो लोग, और उनका क्या था, मैंने क्या बताया, उनका गैरिसन टाउन कहाँ था, दिल्ली में था, और यहाँ पर वो बंगाल में भी था उनका, है ना, यहाँ पर बंगाल में भी था उनका गैरिसन टाउन, और इधर सिंध तरफ भी था उनका। तो उनको ये चीज़ें संभालने में बहुत दिक्कत आती थी। इससे क्या होता था, जो बीच का जो यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ से के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ के जो लोग हैं, कभी कभी ये क्या करते थे, विरोध कर देते थे उनका, है ना, राजा की बात की, मतलब उनका कहना था कि हम राजा की बात नहीं मानेंगे, है ना, वहाँ के राजा की बात नहीं मानेंगे, ऐसे अपोज कर देते थे, वो रिबेलियन कर देते थे। और युद्ध के समय भी उनका गैरिसन टाउन एक उतना दूर में है, तो युद्ध के दौरान भी उनको बहुत तकलीफ़ होती थी इसमें। और एक बैड वेदर, कभी कैसे ख़राब मौसम होता था, तो एक गैरिसन टाउन से दूसरे गैरिसन टाउन में उनको क्या कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती थी, बैड वेदर के कारण डिस्टर्ब हो जाता था उनका कम्युनिकेशन भी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती थी, और उनका कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं हो पाता था, ये एक प्रॉब्लम होती थी उनको। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मंगोल इन्वेंशन फ्रॉम अफ़गानिस्तान, जो मंगोल इन्वेंशन था अफ़गानिस्तान से, ये मंगोल इन्वेंशन मैं आपको समझा देती हूँ, क्या इसको डीपली तो हम दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे इसको, तो लेकिन मंगोल इन्वेंशन क्या था, इन्वेंशन जैसे कि चंगेज खान जो थे, ये चाइना की एक ट्राइब कम्युनिटी है, कौन, मंगोल, ठीक है। और जब वो मंगोल क्या हुआ, इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ, इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कहाँ तक पहुँच चुके थे, देखो ईरान, इराक और इधर अब क्या अफ़गानिस्तान तक वो पहुँच चुके थे। अभी तो ये दिल्ली में बैठे हुए हैं लोग, है ना, यहाँ पे दिल्ली में है। और ये जो मंगोल्स थे, ये चाइना के कम्युनिटी के मंगोल जो थे, वो यहाँ से लेकर आप बोलिए ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान पर पहुँच चुके थे। तो जो दिल्ली सल्तनत थी इस समय, जो रूलर करते दिल्ली में कौन था, दिल्ली सल्तनत के लोग थे। तो इनको क्या था, ये मुग़ल से डर था कि, तो इनको लगता था कि ये अलग अलग हमारा गैरिसन को देख के क्या करें, इन लोग कब्जा ना कर ले। तो इन लोग ये मंगोल से डर रहे थे, और ये चाहते थे कि जितना भी इनका गैरिसन है, मीन्स या सिंध में है, दिल्ली में है और इधर बंगाल में है, तो हम सबको क्या करें, सबको मिला लें हम, ठीक है।
तो इसलिए वो चाह रहे थे कि हम इन सबको एक साथ, हमारे जितने भी गैरिसन हैं उसको मिला लें, ये चाहते थे, ठीक है, ताकि और ये एक साथ रहेंगे ताकि तो एक साथ कर लें और ताकि ये मंगोल के साथ क्या है अच्छे से लड़ाई कर पाए, ठीक है। तो ये था आपका इनके ये सब प्रॉब्लम थे जो ये सिस्टम हो रहा था। उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम, गैरिसन टाउन से उनको ये प्रॉब्लम है फेस कर रहे थे वो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अब टाइम आया कि इस समय क्या हुआ कि कंसोलिडेशन ऑकर ड्यूरिंग द रीजन। अब यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन ऑफ सुल्तान वाज वेरी नेसेसरी। कंसोलिडेशन मतलब अपने एरिया को, जो उनका जगह था उसको क्या वो चाहते थे कि मजबूत बनाना, है ना, कंसोलिडेट करना वाज वेरी नेसेसरी। और कंसोलिडेशन ऑकर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, और ये कंसोलिडेशन जो था ये किस पीरियड पे आया, जब गियासुद्दीन बलबन राज कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, और मोहम्मद तुगलक के समय में क्या था, जो ये कंसोलिडेशन था, जो मजबूत करना है या एक्सपेंशन करना दिल्ली सल्तनत का, ये उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। कब, किस समय हुआ, गियासुद्दीन बलबन के समय पे, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे, और मोहम्मद तुगलक के समय में भी क्या है ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। गैरिसन को मतलब ये लोग अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे थे ना, बोला, तो किस समय पे हुआ ये ज़्यादा कंसोलिडेशन और ये सब एक्सपेंशन कब हुआ, गियासुद्दीन बलबन के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ये चीज़ें कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। और गैरिसन टाउन से ये एक बड़ा सा अंपायर बनाने की कोशिश पे आ गए थे। किस टाइम, ये टाइम पीरियड आपको याद रखना, किस पीरियड पे, गियासुद्दीन बलबन के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, ओके। और जो ये एक्सपेंशन था ऑकर्ड इनटू 2 फ्रंट्स, जो एक्सपेंशन था ये 2 फ्रंट पे पॉसिबल हुआ। कैसे, तो 2 फ्रंट कौन कौन से थे, एक फ्रंट था इंटरनल फ्रंटियर और सेकंड था एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है पहले समझते हैं, इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है और एक्सटर्नल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर, मान लीजिए इनका एक गैरिसन टाउन आपको पता है कि ये दिल्ली में है, ठीक है, और एक इनका गैरिसन टाउन यहाँ था बंगाल में। तो ये जो इसके बीच की जगह है, ये पूरा एरिया, ये आया इंटरनल, ठीक है, इंटरनल हो गया ना। तो इंटरनल फ्रंटियर पे भी, तो इंटरनल फ्रंटियर में कैसे हुआ, अंडर दिस सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। अब इस समय ये क्या कर रहे थे, जो सल्तनत लोग थे उन लोग क्या कर रहे थे, जो हिंटरलैंड में पहले उनका मैंने बताया कि अपने गैरिसन के आसपास के एरिया पे भी उनका कोई कंट्रोल नहीं था। तो अब इस समय ये क्या कर रहे थे कि जो अपने आसपास की एरियाज़ हैं, अपने हिंटरलैंड पे भी क्या करें, कंसोलिडेटिंग एट द हिंटरलैंड, अपने हिंटरलैंड को भी वो अपने अंदर में ले रहे थे और उस जगह पे भी अपना कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो फॉरेस्ट वी आर क्लियर्ड इन गंगा एंड यमुना दोआब। अब इन्होंने इसके एक्सपेंशन के साथ इन्होंने क्या किया कि किस तरीके से हो, तो इन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट एरिया थे, गंगा, मान लीजिए ये जो इधर से गंगा नदी है और इधर से यमुना नदी, तो इस जगह की जो एरिया थी इसको इन्होंने क्लीन करना, फॉरेस्ट एरिया इसको साफ़ करना शुरू कर दिया, क्लियर करना। दोआब मतलब होता है जैसे 2 नदियों की जो बीच का ज़मीन होता है ना, इसे कहते हैं दोआब। पंजाबी में आब मतलब होता है पानी, ठीक है, और द मीन्स 2 नदियों के बीच की ज़मीन को हम दोआब कह रहे हैं, ठीक है, 2 नदियों के बीच की ज़मीन को हम दोआब कह रहे हैं। तो अब इन्होंने जो ये दोआब का एरिया था, फॉरेस्ट वेयर क्लीन इन गंगा यमुना दोआब, इधर से इन्होंने जंगल साफ़ करना शुरू कर दिया, जंगल फॉरेस्ट को कटिंग करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब क्या किया इन्होंने, जो हंटर गैदरर्स थे और पैस्टोरलिस्ट थे, एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। अब जब ये जंगल वगैरह साफ क्लियर करने लगे फॉरेस्ट एरिया, तो जो हंटर गैदरर्स थे जो शिकार करके अपना पालन पोषण करते थे, और जो पैस्टोरलिस्ट मतलब चरवाहे, तो ये लोग क्या हुआ, वहाँ से एक्सपेल्ड मतलब वहाँ से निकाल दिया गया, किनको, जो हंटर गैदरर्स थे और पैस्टोरलिस्ट को वहाँ से अपने हैबिटेट से हटना पड़ा, ठीक है। अब दिस लैंड वेयर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज इंक्रेज। अब इन्होंने क्या किया, ये जो ज़मीनें इन्होंने खाली करवा ली, यहाँ से फॉरेस्ट क्लीन करा लिया,
तो इन्होंने क्या किया, इस ज़मीनों को क्या किसको दे दिया, पीजेंट्स को दे दिया, और इस पे अब उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। आपको पता है एग्रीकल्चर कहाँ पर ज़्यादा होता है, कल्टीवेशन एरिया जो ज़मीन की फर्टाइल रहती है, मीन्स नदी के पास की जो ज़मीन रहती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रहती है। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, क्या करना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन शुरू कर, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया इन्होंने। तो ठीक है, ये देखिए फ्रंटियर में गंगा यमुना doab and the hunter gatherers and pastoralists expelled from their habitat. These lands were given to the peasants and agriculture was increased. New fortresses, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade. अब ये लोग क्या है, इसे अपना रीजनल ट्रेड और ट्रेड रूट्स को ये लोग अपना प्रमोट कर रहे थे, है ना। अब देखिए, अब आता है सेकेंड वन, क्या है, एक्सपेंशन के इंटर फ्रंटियर में किया और एक एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर में क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रंटियर मतलब अब देखिए इनका ये दिल्ली का एरिया था और एक इनका बंगाल का था, ये इनका खुद का था। पहले इन्होंने इसके अंदर की जगह को पूरा अपना बनाया। अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे, आपको पता है यहाँ साउथ में किसका चल रहा था, चोलास का चल रहा था उस समय, है चोला का राज था। तब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, बंगाल से देखिए ये गुजरात की ओर मूव कर गए, इधर ये कहाँ आ गए, देवगिरी तरफ इन्होंने बढ़ाया कदम, फिर इधर से ये देखिए पूरा, अब ये पूरे साउथ इवन ये जो थे ये कहाँ तक आ गए, दिल्ली सल्तनत कहाँ तक आ गए, ये तंजौर तक भी ये आ गए। सोचो यहाँ से इन्होंने अब ये पूरा साउथ की तरफ इन्होंने अपना एक्सपेंशन बढ़ाया। ठीक है, पहले तो ये अपने एरिया, इंटरनल एरिया जो था इनका, एक गैरिसन के बीच में जो जगह थी उसको अपना बनाया। उसके बाद ये पूरा एरिया, ये जो साउथ की तरफ भी ये मूव किया इन्होंने। ठीक है, तंजौर तक ये आ गए थे। ठीक है, द लैंड अपार्ट फ्रॉम द सल्तनेट विच अब इंटरनल फ्रंटियर क्या था, आपको बता दिया मैंने। अब एक्सटर्नल फ्रंटियर मतलब क्या होता है, लैंड अपार्ट फ्रॉम द सल्तनेट विच वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली। ऐसी ज़मीनें जो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं थी, उस जगह पे ये अपना एक्सपेंशन किया इन्होंने। और मिलिट्री एक्सपेंडिशन इनटू द सदर्न इंडिया एंड स्टार्टेड अंडर द, अब ये साउथ के एरिया में जो ये एक्सपेंड किया इन्होंने, ये इन्होंने किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और उसके बाद इन्होंने किया था मोहम्मद तुगलक के समय में। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो ये मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था, इस समय जो दिल्ली सल्तनत था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ और एक्सपैंड हुआ। ठीक है, किसके समय पे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय पे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ ये। ठीक है, और सल्तनत आर्मीज़ कैप्चर्ड। अब ये देखो, अब ये दूसरे जगह जाके जब हमला करते थे, अब ये यहाँ तक मान ली, यहाँ से अब यहाँ आए, यहाँ पे जो आ के हमला कर रहे थे यहाँ पे, तो ये क्या यहाँ पर आकर कि चुपचाप बैठे थे क्या, नहीं, ये यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से ये जो दूसरे राजा लोग के पास जो उनके एलिफेंट थे, आपको पता है हाथी वगैरह साउथ में बहुत है, तो एलिफेंट्स, हॉर्सेस, और जो स्लेव्स थे और कैरीड अवे फ्रॉम, और वहाँ से जो बहुत बेशकीमती मेटल्स वगैरह थे, ये सब अपने साथ कैरी करके कब्जा कर कर यहाँ से ले जाते थे वो लोग। ठीक है, और इसी की क्या है, एक्सपेंशन ऑफ स्टोरी ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब ये जो एक्सपेंशन हुआ ये करीब करीब आप बोल सकते हैं जो इनका टाइम पीरियड था अलाउद्दीन खिलजी और ये आपका मोहम्मद तुगलक का, तो 150 ईयर्स का था। ठीक है, 150 ईयर्स। बाय द एंड ऑफ द, देखिए, बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक reign, 150 after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across the large part of the subcontinent. They had defeated the rival armies and seized cities. The Sultanate collected all the taxes and peasantry and dispensed justice in its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? तो देखो इन्होंने इतने समय तक राज किया, करीब करीब 150 साल तक। तो हम इसके बाद एक टॉपिक है आपका ये आपका मस्जिद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसकी अच्छे से अपने बुक में रीड आउट करिए।